अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे मागला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत, एक नई सुबह के साथ और एक नए और भरपूर वीकेंड के साथ। तो जनाब, ये वीकेंड बड़ा शानदार गुजरा। शानदार इसलिए भी गुजरा कि कराची जाने का इत्तेफाक हुआ इस हफ्ते मेरा, और बड़ा अच्छा मौसम था कराची का, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर था वहाँ का। गो कि गर्मी की आमद है, लेकिन मौसम भी इंजॉय किया, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था सिंध गवर्नमेंट का, जरा जाके वो विजिट किया हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट के हवाले से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में, यानी कि जो अगला घंटा होगा हमारा, उसमें उसके हवाले से हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और एक सियासी शख्सियत से मुलाकात भी हुई, कुछ उनकी जिंदगी का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका वीकेंड मोमेंट कैसे होता है और क्या जिंदगी उनकी भी उतनी ही मसरूफ है कि जितनी कि एक आम आदमी की होती है, फिर उससे ज्यादा वो मसरूफ होते हैं। बट एनीवेज, जहां पर स्प्रिंग सीजन का आगाज हो चला है, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं पाकिस्तान भर में, मुख्तलिफ शहरों में, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि इस महीने को, इस मौसम को बड़ा अच्छे से इंजॉय किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे याद है मौसम इंजॉय करने का, बाहर का मौसम देखने का लोगों को मौका मिला ही नहीं, क्योंकि गर्मी ने जैसी एंट्री दी थी पाकिस्तान में, हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या कभी हम स्प्रिंग सीजन को इंजॉय कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन जब हम लोग इंजॉयमेंट की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो ये वो मौसम भी होता है जो बहुत सारे लोगों के दिलों में जो उनके छुपे हुए जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, उनको सामने रखने के लिए, उनको सामने लाने के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। इसी में एक ऐसी भी यूं कह लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए लोगों में वो खुदादात सलाहियतें हैं कि जिनको वो अपने स्ट्रोक्स के जरिए, अपनी पेंटिंग स्ट्रोक्स इसको कहते हैं, ठीक है, अपने कलम के जरिए, अपने पेंटिंग ब्रशेस के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने और उनके दिल में जो जज्बात हैं उनको उभारने में मदद देते हैं। आर्ट की बात करते हैं। दुनिया में एक ऐसी जबान है कि जिसके जरिए आप बगैर बोले, बगैर कुछ कहे, अपने फनपारों के जरिए वो बात कह देते हैं कि जो शायद ही जबान से आप बोल ना पाते हो। आर्टिस्ट अपने एहसासात और जज्बात को अपने आर्ट से बयान करता है। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे ही आर्टिस्ट मेहमान हैं जिन्होंने कम अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं फराह महमूद साहिबा, जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन की और BNU से मास्टर किया। फराह साहिबा 135 से जायद कौमी और बैनुल अक़वामी शोज में अपने फनपारों को नुमाइश के लिए पेश कर चुके हैं और साबिक सदर ममनून हुसैन साहब ने उनकी खिदमात के तरफ में उन्हें अवार्ड से भी नवाजा। बरतानिया के चार्ल्स वॉलिस विजिटिंग फेलोशिप अवार्ड में भी उन्होंने अपना जो है वो लोहा मनवाया और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए तमाम होने वाले मुकाबले में कामयाबी समेटी और उनके काम को मुस्तकिल तौर पर वर्ल्ड बैंक के वाशिंगटन में वाक़ हेडक्वार्टर में जगह दी गई। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फराह साहिबा। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फराह। वैसे तो ये जो आपने स्टॉलर पहना है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो लोग जो आर्ट को इतना बखूबी जानते हैं, क्या उन लोगों को भी मस्टर्ड येलो कलर बहुत पसंद होता है? मोस्टली आर्टिस्ट को बेसिकली इट्स अ फ्रेंडली कलर। हाँ, तो जो हम तो आर्टिस्ट हैं, रंगों के साथ एक हमारी एक फिलॉसफी जो होती है उसके साथ हम एसोसिएटेड होते हैं, तो उस लिहाज से मुझे पर्सनली पसंद है। लोग काले रंग को बड़ा पसंद करते हैं, तो जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी पेंटिंग में काले रंग का इस्तेमाल किस हद तक करता है? क्योंकि पहनने की हद तक तो लोग जाते हैं और कि ना भाई दिखा दे इसमें काला रंग होगा, इस सूट में या इस शर्ट में या उस जोड़े में, इसलिए पेंटिंग्स में तो हम बेसिकली डिस्करेज करते हैं, स्पेशली मिनिएचर, जिस तरह से हमारा स्पेशलाइजेशन जो एरिया है उसमें हम बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि डीप ब्राउन यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि ब्लैक अगर हम पेंटिंग्स में इवन मतलब ईजल पेंटिंग्स में भी यूज़ किया जाए ना, तो बहुत एक स्टार्क सा, बहुत डार्क सा इफेक्ट देता है जो कि आपको ना रियलिटी से दूर करता है। तो इसलिए इन फैक्ट आर्ट में हम वो डीप कलर तो यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ब्लैक। सो ये डीप कलर्स में से कलर है कौन सा? मस्टर्ड। जी, डीप। वेरी डीप। हाँ, ये मेरा भी फेवरेट कलर है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। फराह, ये बताइए कि मिनिएचर आर्ट कह देना बहुत आसान है, आपके बहुत सारे जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं वो हमारे पास विजुअल्स में चल भी रही हैं, लेकिन मिनिएचर आर्ट बाकायदे तौर पर है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत कुछ है, मतलब यानी कि बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये मिनिएचर बेसिकली है क्या? जी, मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली इस्लामिक आर्ट का हिस्सा है। अच्छा। और ये जी बहुत छोटे स्केल पे पूरी डिटेल के साथ आर्टिस्ट बनाता है। ऐसी डिटेल और डेप्थ होनी चाहिए कि आप उसमें इतने इन्वॉल्व हों कि आप उस छोटी सी चीज़ में पूरे तौर पे डिटेल देख सकें कि उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सब चीज़ें अगर आपने देखी हो, मुग़ल आर्ट को, आपने पर्शियन आर्ट को देखा हो, तो बहुत ही छोटे स्केल पे, जैसे A4 साइज़ है,
उसमें नॉर्मली लोग ड्राइंग भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो उस स्केल पे अगर आप पूरी एक डिटेल पेंटिंग को देखें तो उसमें लैंडस्केप, उसमें सिटीस्केप, उसमें उनका कोर्ट सीन, सब कुछ डिटेल में बहुत छोटे स्केल पे किया जाता था। बेसिकली तो जो मिनिएचर आर्ट है वो डॉक्यूमेंट किया जा रहा था उस वक्त को, उस ईरा को। ठीक है ना, इस्लामिक आर्ट में इसकी इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इलस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें अगर आप गौर करें तो दरबारी सीन, जी 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 और वॉर सीन, जंगों के वाक़यात, वो सारी चीज़ें क्योंकि उस वक्त फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती, तो तब वो मिनिएचर स्टार्ट हुआ और फिर उसके अंदर जितनी ज़्यादा खूबसूरती ऑर्नामेंटेशन ऐड होती गई बाय द टाइम, फिर इसको फ्लरिश किया गया और फिर इस कदर काम इसमें नफासत है, डिटेल है कि इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आपने चूंकि इसको पढ़ा भी है और पढ़कर आपने इसको सीखा है और प्रैक्टिकल आप कर रही हैं, मुझे ये पता है थोड़ा फर्क कि ये जो आर्ट है, जब आपने कहा ना वॉर्स के टाइम पर भी इस्तेमाल होती थी, वो कौन सा दौर था, वो कौन से मतलब बादशाहों का दौर था कि जब इस आर्ट का इस्तेमाल जरा ज्यादा किया गया हो? जी, इसमें हम जो बेस्ट क्लासिकल टाइम जिसको कंसिडर करते हैं मिनिएचर में, शाहजहां पीरियड था। अच्छा। उससे पहले मतलब अकबर ने भी, जहांगीर भी। अब अगर आप देखें तो शाहजहां के बहुत सारे, जैसे पातशाहनामा एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बुक है, उसमें पूरी डिटेल है कि किस तरह से जो ये जितना शाहजहां ने इसको एम्फसिस इस पे किया, ख़ास तौर पे जो मिनिएचर के उस्ताद थे ना, वो उनको उनके दरबार में एक ख़ास हैसियत हासिल थी। सही। उनका एक ख़ास पेडिस्टल रखा जाता था जिस पे वो बैठ के पेंट करते थे, और ख़ास तौर पे ना एक पूरा समझ लीजिए कि एक ग्रुप था जो उस एक पेंटिंग पे काम करता था, और इसकी ट्रेनिंग एक ग्रुप एक पेंटिंग पे। जी जी, और इसीलिए अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मतलब नाम क्यों नहीं है किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट का। वो इसलिए नहीं होता कि जब वो ग्रुप को दिया जाता था और उसमें 5 से 7 साल तक के बच्चे ट्रेनिंग करवाई जाती थी कलमकारी के लिए, क्योंकि मिनिएचर के लिए बहुत बारीक ब्रश है, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ये इतना आसान नहीं है, मतलब इसके लिए आपको जहाँ टेम्परामेंट चाहिए, आपको पेशेंस बड़ा चाहिए कि आप जो लोग 2-4 स्ट्रोक्स के साथ एक बड़ी पेंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उनके अंदर मतलब 1 महीना 2 महीने उस पेंटिंग, मतलब अगर आप एक पेंटिंग बनाती हैं तो आपको एक पेंटिंग बनाने में, कुछ विजुअल्स हम देख भी रहे हैं आपकी यहाँ पे पेंटिंग के हवाले से, कितना टाइम लग जाता है मिनिमम और मैक्सिमम? इसमें डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप जो जितना कम टाइम है, जितना कम छोटा स्केल है और ज़रा डिटेल्स कम है, तो उसको मे बी 2 to 3 वीक्स लग जाए। मगर अगर आपकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, जैसे एक मैंने शाहजहां का कोट जो है वो पूरा एक शाहजहां बैठा हुआ है पूरे दरबार में, और वो पेंटिंग जो है वो तकरीबन मेरी 5 से 6 मंथ्स लगे। ओह माय गॉड। जी, उसका ये था कि स्टडी हमारे उसमें पार्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम जब मिनिएचर आर्टिस्ट बनते हैं तो हमने पूरे रंगों को स्टडी करना है, और रंग जो उन बादशाहों ने करवाए वो इतने रिच कलर्स थे, उनकी कलर पैलेट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको हम उनके तरह के रंग बनाते बनाते हमें बहुत टाइम लग जाता है। हमारे रंग अपने होते हैं, बेसिक तो मीडियम तो गौश है। ये मिनिएचर आर्ट में इस्तेमाल होने वाला जो रंग है फराह, वो पॉप कलर्स होते हैं, डल कलर्स होते हैं, वो कौन से शेड्स होते हैं? नहीं, हमारे जो कलर्स हैं उसमें हम बहुत पॉप कलर्स भी नहीं यूज करते, रिच कलर्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और हमारा जो मिनिएचर है बेसिकली वसली पे बनाया जाता है। वसली इज द सरफेस जो 5 to 7 लेयर ऑफ पेपर से बनाई जाती है। ट्रेडिशनल तरीका है, लई बना के हम ख़ास तौर पे पूरा एक ना मतलब 7 लेयर पेपर को बनाते हैं, उसके बाद उसे ड्राई करते हैं, उसके बाद उसकी बर्निशिंग होती है। तो इट इज़ लाइक टोटली ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग अ पेंटिंग। उसके बाद हम इसके ऊपर बहुत बारीक ब्रश के साथ एप्लीकेशन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कलमकारी होती है, फिर रंग भरे जाते हैं। और रंग भी जो बनाते हैं पहले तो मतलब प्रेशर स्टोन से बनाए जाते थे जब मुगल टाइम था। स्टोन से? जी, प्रेशर स्टोन्स थे, फिर उसके अलावा पिगमेंट्स थे। अब तो मतलब टाइम गुजर गया, अब तो हमारे पास नॉर्मली स्टोन्स नहीं मिलते, तो तभी तो अगर तो वो वाले स्टोन्स, प्रेशर स्टोन्स कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, मैंने ये भी सुन रहा है कि आप जब कलर मिक्सिंग कर दिए, कलर बनाते हैं, तो शेल्स में भी कुछ कलर्स बनाए, वो क्या मामला होता है? तो ये भी बताएं। बेसिकली हमारा जो मिनिएचर पत्थरों के दौर में अगर आप हमें ले गई हैं तो नहीं, पत्थरों तो बेसिकली जो शेल्स में बनाने का मकसद था वो ये था कि
शेल्स में अगर आप सीपी को देखें, उसके अंदर की अगर आपने फील किया हो, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, मैं कराची गई थी, तो कराची में तो मतलब जी साहिल देखा पे होगा, आपने काफी देखा होगा, तो उसमें अंदर की जो सरफेस है ना वो बड़ी ग्लॉसी होती है, प्लास्टिक टाइप सी, नेचुरली ग्लॉसी, ठीक है ना। वो जो सरफेस है वो उस रंग को, जो रंग हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, सफेदा बना के उसमें ओपेक करते हैं, रंग का एक रिच उसकी क्वालिटी बनाते हैं, उसके बाद उसको जो प्रिजर्व करता है ना, वो जो शेल है वो उसको बहुत लॉन्ग, मतलब उसका लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट है वो उस शेल में रहता है। अभी भी इसी तरीके से काम करती हैं आप? हाँ जी, मैं 8-8 साल पुराने, 10-10 साल पुराने रंग अभी तक इस्तेमाल करती हूँ, उनको आप गीला करेंगे। डोंट टेल मी। जी, ये शेल की वजह से है, क्योंकि शेल की जो सरफेस है, इनर सरफेस, वो उस रंग को खराब नहीं होने देती, ठीक है। तो हमारी मतलब कलर तब्दील नहीं होता उस रंग का? जी, कलर की क्वालिटी चेंज नहीं होती, कलर अपनी क्वालिटी में रहेगा। उसके अलावा वो आप उस कलर को जितना उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि गौश है ना, वाटर बेस्ड कलर, तो इसको हम गत रंग कहते हैं। गत रंग, जी, गद रंग इसकी टर्म में हम इसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में गोआश कहते हैं, ठीक है। तो वो गाची से बन के किया था, शुरू हुआ था जब पर्शिया में ये गया। बेसिकली तो ये वो खास टर्म्स हैं जो मिनिएचर ही में इस्तेमाल तो फरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप ऑफ वर्क किया, और आपने कहा ना कि ये अरब की तरफ जरा ज्यादा मकबूल फॉर्म है, और चूंकि इसके अंदर यूं कह लीजिए कि इस्लामिक आर्ट जो है उसको थोड़ा सा वो एलिमेंट शामिल है, तो कौन से अरब ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर इसको जरा ज्यादा पसंद किया जाता है, इसका काम जो है जरा ज्यादा लोग रखते हैं? देखिए, मिनिएचर इस वक्त में अगर देखा जाए ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अच्छा। एक वक्त ऐसा था कि मिनिएचर को की बहुत कम जो लोग जानते थे। पाकिस्तान में तो समझ लीजिए बिल्कुल ही ना होने के बराबर, कि म्यूजियम्स में देख लिया मगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती थी कि ये मैनुअल है, ये सब हाथ का बना हुआ है काम। तो अब तो अगर आप देखें तो सऊदिया से तो मतलब ये स्टार्ट हुआ था, इसके साथ कैलीग्राफी भी, फिर पर्शियन में अगर आप देखें, ईरान में ईरानी मिनिएचर एक ख़ास तरह के हैं। ईरान से फिर जब हिस्ट्री अगर हम देखें तो कुछ आर्टिस्ट जो मुसव्विर थे वो शाहजहां ने और अकबर ने वहाँ पे बुलाए थे ख़ास तौर पे। उसके बाद जो सही मिनिएचर आर्ट जो है ना, जैसे रेनेसांस उस वक्त चल रहा था हिस्ट्री के उसमें वेस्ट में, तो ईस्ट में उस वक्त मिनिएचर चल रहा था, मिनिएचर का वजूद हुआ, और इसको इस कदर ज़बरदस्त किस्म की ना समझ लीजिए कि अरूज दिया बादशाहों ने, क्योंकि वो इसकी कदर करते थे और चाहते थे कि उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, हिस्ट्री बेसिकली डॉक्यूमेंट। इसमें उन्होंने खालिस सोने का पानी, गोल्ड लीफ, हाँ, प्रेशस स्टोन्स, फिर पिगमेंट्स, ये सब यूज़ किए। और इसी वजह से अगर आप देखें ना कि ब्रिटिश एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में, अगर आप उसमें देखें या इस्लामिक आर्ट का कहीं भी दुनिया में सेक्शन देखें, तो मिनिएचर मुझे तो फरा ये लग रहा है कि आज भी ना पूरी दुनिया में ये जो मिनिएचर आर्ट आप बता रही हैं, ये किसी गरीब का शौक नहीं है भाई। अगर आपको ये आर्ट बनवाना है, पसंद है, कोई पेंटिंग ड्रॉ करवानी है, तो उसके लिए शदीद अमीर तरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड इसमें इस्तेमाल हो रहा है, हीरे जवाहरात इसमें लग रहे हैं, मोती इसमें लग रहे हैं, फिर जो प्रिजर्व किया जाता है, आप जो कलर वो स्टोर करते हैं वो सी शेल्स में होता है। तो मतलब दिस इज़ वेरी टेक्निकल एंड मैं मतलब बहुत डिफरेंट भी है और बड़ा लाविश, बड़ी एक लग्जरी सी ये पेंटिंग की एक आर्ट है। तो मुझे ये बताइए कि जब इतना कुछ फैंसी होने के बाद ये आर्ट मार्केट में आती है, तो कम से कम मालियत और ज़्यादा से ज़्यादा कितने में ये बिकती है? देखिए, कम से कम मालियत तो मतलब ऐसा भी है कि अभी आप अगर डिपेंड करता है काम पे, अगर आर्टिस्ट का वो एक स्टैंडिंग नहीं है या उसका एक बिल्कुल इनिशियल लेवल का काम है, तो वो 40-50,000 का भी होगा। मगर आप डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कौन है। अब उस्ताद बशीर हैं या हाजी शुजा हैं, हाजी शरीफ हैं, तो उनका काम तो बिल्कुल समझ लें कि हम मिलियंस में बिलियंस में नहीं ले सकते। जैसे उस्ताद बशीर हैं जिनका नाम बहुत है, उस्तादों में से हैं वो, उनका काम जो छोटे से छोटी पेंटिंग है वो भी 25 से 30 लाख में है। 25 से 30 लाख छोटी सी छोटी पेंटिंग जी। और उसके अलावा आप इमरान कुरैशी का अगर आप देखिए, तो इमरान कुरैशी भी बहुत मतलब पूरी दुनिया में उनका नाम है, और उनकी पेंटिंग्स तो आप मेरे ख्याल तो देखिए ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे अशरफुल मखलूकात का लक़ब थोड़ी ना दे दिया है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, उसके अंदर इतनी सलाहियतें रख छोड़ी हैं कि मतलब जितना उसका जिक्र किया जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछूंगी फरा कि
ज़माना कबल मसीह को तो हमने डिस्कस कर लिया, ये जो हमारा जदीद मॉडर्न एरा है इसके अंदर मिनिएचर आर्ट की जो फॉर्म है उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो अब लोगों का टेस्ट उसमें किस तरीके से किन नए उसके साथ डेवलप हुआ है? इसमें अब इस वक्त में जो प्रेजेंट टाइम है, अब इसमें शाजिया सिकंदर का बहुत बड़ा नाम है। शाजिया सिकंदर उस्ताद बशीर की बहुत मतलब एक सीनियर स्टूडेंट रही हैं। अब न्यूयॉर्क में उनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो लगा है, उनका वो बहुत बड़ा एक सक्सेस है पाकिस्तान की, कि उन्होंने ना सिर्फ बेसिक तो मिनिएचर से स्टार्ट किया, फिर वो यूएस में और ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत काम किया। तो उनका काम, उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एक इनकरेजमेंट मिलती है। उसके बाद आप अगर इमरान कुरैशी का नाम देखें, उनकी इतनी एक बड़ा नाम है कि पाकिस्तान को सब लोग जो हैं मिनिएचर के रेफरेंस से बहुत अच्छा जान चुके हैं। तो बेसिकली इस वक्त में पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी आर्ट वर्ल्ड में है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिसे हम बड़ा बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये इस आर्ट फॉर्म को लेके, जो कि बड़ी एक वक्त में ऐसा था कि एनसीए में मिनिएचर को कोई पूछता भी नहीं था। हाँ, ये डिपार्टमेंट काफ़ी अरसा बंद होने के लिए था और इसमें उस्ताद बशीर अहमद की बड़ी कोशिशें हैं। मैं उनको मतलब ट्रूली अप्रिशिएट करती हूँ एज अ स्टूडेंट के वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ना मतलब एक बड़ी जंग की इसके सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज तो इट वाज डाइंग आर्ट। इसने एक अपनी जगह बनाई है इस सोसाइटी में, पूरी दुनिया में, और अब इतना नाम रोशन हो चुका है कि हम वी आर रियली फील प्राउड। और अब जो है एनसीए से एक वक्त था कि एक स्टूडेंट निकलता था ग्रेजुएट होके, अब आप सोचें कि 10 प्लस पे लोगों का टेम्परामेंट ऐसा जा चुका है कि मतलब इसकी क्योंकि वर्थ बहुत है, लोग एक प्रेशस काम है, लोग लेना चाहते हैं, बायर्स बहुत अच्छे हैं, तो लोग दे रियली आर इनटू दिस आर्ट फॉर्म नाउ। चलिए, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और ये काफी एक डिफरेंट तो था ही, लेकिन ये इसमें इतना कुछ छुपा हुआ था इस आर्ट के अंदर कि जैसे जैसे हम लोग उसको एक्सप्लोर करते जा रहे थे तो मुझे तो अच्छा, मेरा एक जहन ऐसा हो जाता है कि जब मुझे कोई स्टोरी सुना रहा होता है ना, तो मैं उसकी इमेज बिल्डिंग करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, ये हुआ होगा, वो आप अपने दिमाग में एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो मुगलिया दौर भी आ गई, वो इस्लामी ममालिक भी आ गए, और जिस तरीके से आर्ट को परफॉर्म किया जाता है वो हीरे जवाहरात। एनीवेज, ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक टैलेंट है जो अल्लाह ताला अपने चंद लोगों को देता है, क्योंकि हर कोई कोशिश ये करता है कि वो अपने फन को जो है ना वो पॉलिश कर सके, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खुदादाद सलाहियतें होती हैं, क्योंकि ये इतना डिटेल आर्ट वर्क है कि इसमें आपको महीनों जो है वो लग जाते हैं। बट एनीवेज, थैंक यू वंस अगेन। और कुछ जो पेंटिंग्स है वो हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं, तो जहाँ कहीं भी ये काम हो रहा है भाई दाद देनी पड़ेगी आप लोगों के पेशेंस को कि बड़ी हिम्मत के साथ आप लोग जो है वो अपने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं। और मिनिएचर के लिए जो ब्रश इस्तेमाल किया जाता है वो तमाम पेंटिंग्स के हवाले से कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बारीक ब्रश के साथ इस पेंटिंग को तख्लीक किया जाता है। तो इस सारी मालूमात के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं जाना नहीं है। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे माकला। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपके फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे ये सेगमेंट है, ये बड़ा ही ख़ास सेगमेंट है। ख़ास इसलिए है क्योंकि ये ख़ास लोगों के लिए है। वो ख़ास लोग जो हमारे यहाँ इर्द मौजूद होते हैं, जो कि अक़लियती बिरादरी माने जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने सब्ज़ हिलाली परचम का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर दो रंग मौजूद हैं, एक हरा और दूसरा सफ़ेद। अभी जो हरा रंग है वो तो हम सब जानते हैं कि किस चीज़ की अलामत है, लेकिन जो सफ़ेद रंग है वो उन अशख़ास, उन अफराद के हवाले से है जो कि अक़लियतों की सूरत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हुए पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और उन्हीं चंद मज़ाहिब में जहाँ पर सिख बिरादरी है, हिंदू कम्यूनिटी है या दीगर लोग हैं, वहीं पर एक कम्युनिटी ऐसी है जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और उन्हीं की खुशियों में शरीक होने के लिए और उनकी दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए आज का ये हमारा सेगमेंट है, क्योंकि मसीही बिरादरी के लिए जो रोज़े हैं, रोज़े के आयाम शुरू हो चुके हैं, जिसे वो आम अल्फाज में अपनी ज़बान में और इंग्लिश में लेंट सीज़न
के नाम से मंसूब करते हैं। अब मसीही बिरादरी के नज़दीक रोज़े का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में कहा जाता है, जो कि मैंने मुख्तलिफ किताबों में भी पढ़ा, कि ये एक ऐसी इबादत है जो कि दुनिया में जितने भी मज़हब मौजूद हैं उसके अंदर पाई जाती है। मसीही बिरादरी, यहूदी बिरादरी, हिंदू मज़हब, जितने भी ये लोग हैं, ये तमाम लोग रोज़े रखते हैं। तो जनाब, क्रिश्चियनिटी में रोज़े 40 रोज़ के होते हैं, और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। कोई कहते हैं रोज़ा 24 घंटे का भी होता है, कोई 36 भी कहते हैं, तो कोई 72 भी कहता है। लेकिन कहा ना कि बहुत सारे सवाल निशान हमारे जहनों में भी। तो चलिए आज कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब लेने की, कि ये जो मसीही बिरादरी है, ये लोग रोज़े कितने घंटों के रखते हैं। रवा साल 22 फरवरी को दुनिया में बसने वाले तमाम मसीही कम्युनिटी के रोज़े शुरू हो चुके हैं, और 40 रोज़ों के इख्तिताम पर हम सभी जानते हैं कि मसीही बिरादरी की ईद, जिसको ईस्टर कहा जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम कैफे मागला में बात करेंगे फादर सरफराज साइमन से। याद होगा आपको, इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी, तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फादर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। फादर, सबसे पहले तो आपको आपके रोजे का याम मुबारक हो, लेंट सीजन मुबारक हो। आज भी आपका रोजा है, और ये बताइए कि चल कैसा रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अगर ईमान मजबूत हो और उम्मीद बुलंद हो तो अच्छा चलता है। अच्छा, अब जरा उस सवाल की तरफ आते हैं जो मैंने भी कहा ना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन भी है। कहा यह जाता है कि जो आपके रोजे का दौरानिया है, ये तमाम मज़ाहिब की निस्बत सबसे ज्यादा होता है। कितने घंटे का रोजा रखती है मसीही बिरादरी, और आप लोग किस वक्त, लाइक सहरी और आपका इफ्तार, इसका एहतमाम कैसे, किस वक्तों में किया जाता है? इसके लिए जब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक और अहद जदीद, अहद अतीक वो जो यहूदी, जिनको हम पुराना अहदनामा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें तौरात भी है और साइफ अंबिया भी है, तो उनकी रोशनी में। और फिर अहद जदीद वो है जो यसु मसीह ने मसीहों के लिए जो है तालीमात है, उनको अहद जदीद बोलते हैं। तो अहद, जैसे अभी आपने फरमाया कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, हाँ। तो जब हम अहद अतीक में जब देखते हैं पूरी बाइबल मुकद्दस में पुराना अहदनामा, तो उसमें जब एबार की एक किताब है और उसका 23 बाब है, चैप्टर 23, उसमें शाम से शाम तक का रोज़ा है, यानी 24 घंटे का, ठीक है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम नए अहदनामे में आते हैं जो यीशु मसीह की तालीमात हैं, तो आपने भी जो है वो 24 घंटे का, मतलब आपने तो मुसलसल 40 दिन का रोज़ा रखा। अच्छा, 40 दिन तक आपने ना बियाबान में रहे, और आपने 40 दिन का मुकम्मल रोज़ा रखा। लेकिन जो हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं, आम मियारी टाइम जो है, वक्त जो है वो मुनासिब जो वक्त है जो है वो 24 घंटे का, शाम से शाम तक। ठीक है, ठीक है, ये 24 शाम किसी भी पहर रखा जा सकता है जी, शाम से शाम तक। यह गुरूब आफ्ताब का जो लम्हा होता है, जो पहर होता है, उस वक्त आप लोग रखते हैं? जी, आमतौर पर शाम जो गुरूब आफ्ताब का ही वक्त होता है, और उससे लेकर अगले गुरूब आफ्ताब तक हम जो 24 घंटे का एक मियारी रोज़ा होता है, मुकम्मल रोज़ा होता है। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ फादर, थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा, बाकी लोग भी जरा समझेंगे इसको, कि जैसे गुरूब आफ्ताब, जैसे हमारी मगरिब की नमाज होती है, या ओवरऑल भी अगर हम लोग देखें, वो तो तकरीबन 6 बजे के करीब सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे सूरज गुरूब हुआ, उसके बाद अब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जिस वक्त भी नियत बांधे, वो फर्ज करें 9 बजे भी नियत बांधी, तो अगले दिन 9 बजे आपका इफ्तार होगा जी, 24 घंटे का, और फिर उसी वक्त ही आप इफ्तार के वक्त ही दूसरी नियत बांधेंगे? जी, आम तौर पर जो हमारा वक्त है, जो बाइबल के मुताबिक भी जो वक्त है, वो शाम का है। गुरूब आफ्ताब जैसे ही होता है, हम शाम को रख लेते और अगले गुरूब आफ्ताब में हम खोल लेते हैं, और फिर अगले गुरूब आफ्ताब तक हम यूं 40 रोजे रखते हैं, मुकम्मल करते हैं। तो अच्छा, लेकिन डिपेंड है, मैं थोड़ा सा मजीद बता दूं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड है। अगर कोई बीमार है जी या ज़ईफ़ है, तब तो वो तो 24 घंटे का उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि खुदा जो है, अल्लाह पाक जो है, वो इंसानों की हालत जानते हैं, और रहीम है, करीम है, बेशक। तो उनको पता है बीमार है, उनको पता है ज़ईफ़ है, तो वो बीमार और ज़ईफ़ जो है वो कम भी कर सकते हैं वक्त। 24 ज़रूरी नहीं है, वो 12 घंटे का भी रख सकते हैं, वो 8 घंटे का भी रख सकते हैं। जो बुनियादी चीज़ है, जैसे अभी आपने फरमाया, वो है नीयत। बिल्कुल, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के माल का दारो मदार नीयतों पर है।
तो यही मामला चल रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दीन इस्लाम में जब बच्चा हम लोग रोज़ा खुशाई करते हैं तो 11 साल की उम्र जो है वो मुकर्रर की गई है रोज़ा रखने के लिए। क्रिश्चियनिटी में क्या हुक्म है, बच्चा किस उम्र से रोज़ा रख सकता है? कोई इसका वाज़े तौर पर नहीं है, छोटे बच्चे भी रख लेते हैं, बड़े भी रख लेते हैं, लेकिन ये है कि जो मुनासिब है वो बालिग और तंदुरुस्त होना चाहिए। बालिग और तंदुरुस्त वो रोज़ा रख सकता है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए कि जब आप लोग रोज़ा रखते हैं तो सुनने में आया है कि माथे पर राख लगाई जाती है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? और दूसरा ये कि वो जो राख लगाई जाती है, क्या वो हर रोज़ा रखते वक्त लम्हे लगाई जाती है या सिर्फ एक दफ़ा होता है? ये पहले रोज़े पर होता है। पहले रोज़े पर होता है। जैसे अभी आपने इंट्रो में बताया कि 22 फरवरी को हमारा पहला जी, तो उस वक्त लगाई गई उस थी। वक्त लगाई गई। ओके। राख जो है वो माथे पर लगाई जाती है, उससे सलीब का निशान दिया जाता है। तो जो लगाने वाला हमारा मजहबी रहनुमा है वो ये अल्फाज बोलता है, ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौटेगा। तो दो कॉन्सेप्ट है। तौबा, यसुअल मसीह ने जब अपनी तालीम शुरू की, मुनादी तबलीग शुरू की, तो मरकज़ इंजील बा मुताबिक हज़रत मरकज़ उसके 2 बाब में आपने कहा तौबा करो और इंजील पर ईमान लो। तौबा अलामत और उसके बाद फना पजीरी के, इसी से हमने बने और इसी में हमने वापस जाना है। बस लास्टली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपके मज़हब में रोज़े के हवाले से ऐसे कौन से कवानीन हैं कि जिनके बगैर रोज़े का तसव्वुर नहीं है? सबसे पहले यह है, हुक्म यह है कि यीशु मसीह ने फरमाया इंजील बा मुताबिक हज़रत मत्ती उसके 6 बाब में कि जब तू रोज़ा रखे तो किसी को भी इल्म ना हो कि तेरा रोज़ा है। अच्छा, पहला जब इल्म हो जाता है किसी और को कि मेरा रोज़ा है, इतने परहेजगारी ये इतना ज़ाती मामला है कि इसमें किसी को भी, आपने फरमाया कि तेरे चेहरे से भी पता ना चले कि तू रोज़ादार है। इसलिए वो लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो और सर पर तेल लगा, ताकि इंसान नहीं बल्कि खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जाने, और तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे उस रोज़े का अजर देगा। तो सबसे पहला कानून हुक्म यह है कि रोज़ा रखना है तो किसी को भी कानो कान खबर ना हो, अगर होगी तो वो रोज़ा, वो कहते हैं उसका कोई अजर ना हो। और दूसरा जो है वो ये हुक्म है कि यीशु मसीह ने फरमाया बा मुताबिक मत्ती की इंजील उसके 7 बाब में कि जब तू रोज़ा रखे तो किसी किस्म की भी ऐब जोई या किसी पर इल्ज़ाम तराशी ना कर। उसने कहा इल्ज़ाम ना लगा ताकि तुझ पर भी इल्ज़ाम ना लगाया जाए। जिस पैमाने से तू दूसरे के लिए नापता है तेरे लिए भी उसी पैमाने से नापा जाएगा। अपनी आंख का छतीर निकाल तो फिर दूसरे की आंख का तिनका देख। तो ये भी रोज़े में कि जो बद सोबत है, बुराई है, ऐब जोई है, उससे भी परहेज़ करना है। ठीक, वरना रोज़ा नहीं है। और 3 चीज़ें इसमें अनासर इसमें लाजमी जी। पहला दुआ, दूसरा रोज़ा और तीसरा खैरात। इनमें से अगर एक भी मिस हो जाए तो रोज़ा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फादर इन तमाम तरह मामले पर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कंटेंट हम मसीही बिरादरी तक पहुंचाना चाह रहे थे। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर दीगर अक़लियती बिरादरियां जो हैं वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना ज़रूरी था ताकि हम एक दूसरे के जज्बात का, उनके दीन का, उनके मज़हब का, उनकी रवायात का एहतराम कर सके। जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है कोशिश करें इस किस्म का जुमला, इस किस्म की बात ना करें जिससे उन लोगों के जज्बात मजरूह हों। और अगर हम ये मामला और इसकी हसासियत जान चुके हैं तब भी दूसरों का दीन का एहतराम हमारा दीन हमें दर्ज देता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं छोटे से मैसेज के साथ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे माकला। जनाब, वीकेंड हो और म्यूजिक ना हो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, कैफे मागला के लिए। और हर वीकेंड पे हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा फैंसी हो जाना चाहिए म्यूजिक की सूरत में। तो इस बार हमने बगैर इंतजार के जनाब सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर साहिल फयाज साहब को दी दावत और कहा कि काइंडली कुछ
आप हमारे सेट पर आकर जादू जगाएं, तो उन्होंने जो बेहतरीन जादू जगाया उसके क्या ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग साहिल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, क्या ही खूब बजाते हैं आप। Thank you so much, thank मतलब you so समा बांध दिया आपने, क्योंकि अली अजमत के साथ आपने परफॉर्म किया है, इब्रार भाई के साथ परफॉर्म किया, अहमद जंजेब, फाखिर भाई, गौहर, आतिफ भाई के अच्छा, साथ। फाखिर भाई तो कहीं गुम ही होकर रह गए। फाखिर भाई हैं, इंटू हैं आजकल, मगर वो आजकल टूर्स पे हैं। अभी रिसेंटली अच्छा। इस्लामाबाद थे, वो आए थे लास्ट वीक, तो मैं मिल नहीं सका इनफैक्ट। मगर अच्छा। हमारे एक बेस गिटारिस्ट हैं समीर भाई, डॉक्टर समीर, उनके थ्रू उनसे हेलो आई हुई थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिगार्ड किया था। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि वो टाइम हो जाएगा कोई मिलने का, मगर उनकी फ्लाइट थी डायरेक्ट कंसल्टेंट। सही, एक्टर्स एक्ट्रेसेस तो बेचारे थोड़े से काम, मतलब एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि वो थोड़ा से थक भी जाते हैं ना, तो थोड़े एग्रेशन में भी आ जाते हैं बाज़-औक़ात। म्यूजिशियन का मिजाज कैसा आपको होता है? खुल के बताऊंगा, दिस इज नॉट वो टोपी ड्रामा जो करते हैं लोग आके टीवी के सामने कुछ और बोल रहे थे। मैं बड़ा फ्रैंकली हूँ और बड़ा खुल के बोलने वाला हूँ। किसी को हम अच्छा चाहते लगता है, हैं कि आप खुलकर बोलें। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। हाँ। आर्टिस्ट टूटा होता है ऑलरेडी, अंदर से वैसे ही टूटा होता है। वो ऊपर से खुशियां बिखेर रहा होता है, अंदर से उसको क्या तकलीफ है, क्या पेन है उसके अंदर। जैसे आई वाज डेफिनेटली पैदाइश तो मेरी कराची की हुई, तो उसके बाद मैं एसओएस विलेज, मेरा जो ऑर्फनेज है, 1 साल का था मैं ऑर्फनेज में था और 18 साल में। तो आप उससे पूछ ले, ऑर्फनेज इज लाइक एसओएस विलेज इज लाइक ईदी सेंटर। तो आप वहाँ से ग्रूम करके और बड़ा अपने आप को बना के, पढ़ाई करके और म्यूजिक करके, ज्योमेट्री बॉक्स का कीबोर्ड मिला तो उस पर छुप छुप के डोनेशंस के कीबोर्ड पे आप छुप छुप के नोट्स बजाना, आज यहाँ पे पहुँचना, तो बड़ा My बैक स्टोरी goodness। बहुत लंबी बहुत है। तकलीफ जो दे है, सोचेंगे आंसू भी आ लंबी जाते है, हैं डेफिनेटली, मगर हम लोगों को शो कभी नहीं करते। अक्सर होता है इस फील्ड में, टसल भी बहुत है, आपको पता है बिल्कुल इस फील्ड ऐसा ही में, है, मगर ऐसा ही है। हमेशा आर्टिस्ट मैम वही होता है जो खुशियां बखेरे, बगैर किसी बूस के, बगैर किसी टसलबाजी के, सबको अप्रिशिएट करे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी। आई रिमेंबर लास्ट टाइम एक गुजरांवाला में एक फंक्शन था और मेरा स्टूडेंट वहाँ से फ़ोन करा, बार आई वाज डूइंग बिजी के मैं स्टेज पे हूँ, तो वो कह रहा सर जी आपकी इजाज़त चाहिए, आपकी इजाज़त चाहिए, मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ। तो ऐसा होता है, दिस इज मतलब रिस्पेक्ट का ये लेवल भी होता यस है। डेफिनेटली। और कुछ रिस्पेक्ट ऐसे लेवल है कि कुछ होते हैं शुरू में साहिल भाई, उस्ताद जी, बाद में जब मिलते हैं जो हिट हो जाते हैं, हाँ साहिल क्या हाल है, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो हम कभी इसको दिल पे नहीं लेते, कहते हैं खैर आखिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खुदा देख रहा है। मेरे भी टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक टीचर से नहीं सीखा, सर फिनेस से शुरू में कीबोर्ड के कॉर्ड्स सीखे थे। उसके बाद आमिर भाई मैरियट वाले, और बड़े मशहूर म्यूजिशियंस हैं सारे, आफ्ताब भाई हैं, शहजाद भाई हैं, काफ़ी लोग हैं। अच्छा आपने मुझे सिखा दिया तो आप भी मेरे टीचर। मौला अली का भी तो यही मौला अली का कॉल भी यही है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हर बंदे की जो आपको एक लेसन भी सिखाता है। अच्छा, आपने जिंदगी में यूं तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक ऐसी स्पेशलिटी भी आपके पास है जो कि खुदा दाद सलाहियत मैं कहूंगी, वो है माउथ ऑर्गन। आई गेस यही से कहा जाता है, जो कितने टाइम से आप ये बजा रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इतना खूबसूरत तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो। ऐसा है कि काफ़ी लोग बजा लेते हैं, मगर नोट्स जिसको हम उर्दू में बोल कहते हैं कि बोल क्या है गाने के, तो बोल के साथ बजाना। मैं बस ये चाहूंगी कि थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएं भी हाथ में पकड़कर Exactly। कि ये दिखता कैसे है। दिस इज माउथ ऑर्गन, और इसका स्टैंड है। स्टैंड क्यों होता है, लोग सोचेंगे क्यों होता है। बेसिकली आप नेक पे होल्ड करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके। ये किया हाँ। पैर में, ये यहाँ पे करके इसको आपने इसके हिसाब से टाइप कर लिया, ताकि जाहिर है आप अच्छा ठीक है, ताकि ये Because आपकी, I can play 2 instruments at a time. I can play 3 instruments at a time. Actually होता है बेस गिटार में पाँव पे रखता हूँ, उसके साथ नोट पाँव से, टोज से ना बेस गिटार बजा रहा होता हूँ घर पे स्टूडियो प्रैक्टिस करता हूँ। मगर हमारे पाकिस्तान में वो समझा जाता है कि जी आप पाँव पे रख रहे हैं इसको, ये आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मगर आप आर्टिस्ट को देखें, एक गिटारिस्ट है अमेरिकन है, टो गिटारिस्ट नाम है उसका, उसके हाथ नहीं है, तो क्या वो डिसरिस्पेक्ट दे रहा है? वो भी तो कौन सा पूरा गिटार बजा रहा है। तो Exactly। ये सारी अपनी थिंकिंग। हाँ बिल्कुल, जितना मतलब पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही मुस्बत अंदाज से आप जिंदगी जी लेंगे। जितना आप चीजों को कंट्रोवर्शियल करेंगे उतना फिर आप हर एक चीज में हाँ नुक्स और कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। माउथ ऑर्गन सीखने में कितना लगा? माउथ ऑर्गन मैम इससे सीखा तो नहीं है, इनफैक्ट कोई खास टीचर नहीं है, मगर आपको वंस यू नो अबाउट द नोट्स ऑफ म्यूजिक यू कैन प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसको मुंह में होल्ड करके रखना, आप हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वायलिन ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, आई डोंट थिंक सो। वायलिन को आप देख रहे हैं, नोट कौन सा है, ऐसा ही है ना। ये ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप देख के भी नहीं, आपने सेंस से बजाना है। फिर आपका एक माइंड यहाँ पे डाइवर्ट है, एक ऑडियंस की तरफ डाइवर्ट है, एक गिटार की तरफ, अगर 2 बजा रहे हैं गिटार के, एक रिदम की तरफ, 4 माइंड डाइवर्ट होने पड़ते हैं आपके इस पे। फिर सांस को आपने कैसे इनटेक, कैसे आउट, कैसे अपने सांस को फेंकना, ये बड़ी गेम है।
बस कोशिश अगर कर रहे हैं। गुजारिश हो तो थोड़ा सा एग्जैक्टली please। बिल्कुल आप मुझे मैं बताएं। तो बड़ा उसको कहते हैं ना कि वो एक हैरान कुन उसमें सूरत हाल में आ गई। मैं शॉर्ट टाइम है एग्जैक्टली, तो उसमें आपको मैं मेडले सुना देता हूँ, Done, ठीक है done, done, ना, done। 3-4 गानों का भाई इकट्ठा। कुछ भी सुना दो, हम मैं देखना चाह रही हूँ बचता कैसे। लास्ट सॉन्ग आप गेस करेंगे और आप हो सके तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे साथ। वो खान साहब का गाना है, नुसरत फतेह अली खान साहब का, तो अच्छा। थोड़ा सा एवरीबॉडी नोज, बच्चा अच्छा बच्चा बस फिर जानता है, ठीक है, फिर ठीक है। तो वो लास्ट और गाना ना आने की सूरत में कोई National सजा वजा song तो है। को पेनल्टी तो नेशनल नहीं सॉन्ग है, है। नेशनल अच्छा बस ठीक है, फिर याद होगा मुझे। हाँ। 4 लाइंस आप साथ गा लेंगे, Done। जब वो आएगा जब मैं इशारा करूंगा आपको, ठीक है, Okay, आंखों से, ठीक है। okay। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्ले डेफिनेटली। वो जो लिरिक्स थी ना वो दिमाग में यूं 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 घूम रही है, लेकिन वो नोट मतलब यानी कि लफ्ज नहीं आपके जबान पर नहीं आ रहा होता है। हाँ। एकदम स्विच करना, और शुक्र है आपको पाकिस्तान का वर्ड से समझ आ गई थी। नहीं, वो भी Mostly अच्छा। लोग हैं जिनको पाकिस्तान का भी नहीं वो भी जब आप गा रहे थे ना कोको कोरीना, अब वो मैं Exactly। इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैं अब हर एक गाने को ना याद करने को, नहीं ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, उसकी बारी कब आएगी। फाइनली आपको कह सकते हैं 100 में से आपने 50 पॉइंट्स तो ले ही ली। वाटर कूलर मेरा हुआ क्योंकि गर्मी आ गई है, ठीक है। एनीवेज मुझे ये बताएं साहिल, कॉन्सर्ट्स वगैरह भी आपके ऑफ एंड ऑन चल रहे होते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ ना, वो लोग कितना एंजॉय करते हैं? क्योंकि अमूमन जो इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स Exactly, हैं they ये enjoy। फ्यूजन और बाहर के जो है ना लोग वो इस किस्म की लोडिंग को बड़ा पसंद करते हैं। ऐसा ही है मैम, आई कैन प्ले 9 इंस्ट्रूमेंट्स। मेरा माशाल्लाह। स्टूडियो अपना इस्लामाबाद में व्हिच इज योर मोस्ट फेवरेट वन? मोस्ट फेवरेट वैसे तो मैं शुरू पियानो से किया था, गिटार अच्छा। कीबोर्ड से, गिटार आ गया। अब मैं कॉन्सर्ट्स में जो जितने बैंड्स हैं, फाखर भाई जितने सेशन, आई वाज सेशन प्लेयर। सेशन प्लेयर ये होता है कि व्यूअर्स देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, जरा मुझे भी बताएं। सेशन प्लेयर होता है कि जब आपको हायर किया जाता है कि कॉन्सर्ट ठीक है। इस्लामाबाद में, तो फाखर भाई कहते हैं या अहमद जानजे भाई कहते हैं मैं आ रहा हूँ साहिल, तो आपने रेडी रहना, ये आके सेशन उनके साथ म्यूजिशियन वो आते नहीं, फिर हम लोग करते हैं। आई वाज सेशन प्लेयर बिफोर दैट, लाइक 5 years ago आई लेफ्ट देम सेशन प्ले, क्योंकि म्यूजिशियन आपने प्रोडक्शन हाउस शुरू प्रोडक्शन किया। हाउस शुरू किया, फिर सिंगिंग में अपने एल्बम्स हैं, अब माशाल्लाह कर रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं काफ़ी, और बस लगे ये तो हुए वैसे हैं। जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना अमूमन, उनसे मैं सवाल करती हूँ कि हमारी आवाम दुखियारी गाने क्यों सुनना पसंद करती है, मुझे ये बताओ। जितनी फिल्म्स आ रही हैं आजकल, ड्रामास, मुझे तो पता ही नहीं ड्रामा कौन सा है, मुझे पता नहीं टीवी पे ऐड कौन सा चल रहा है। हमारे पास, मैं आपको बाय गॉड बताऊं, अभी मैं आया हूं, नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, प्रोडक्शन, रात पूरी बैठे रहना, आंखों से आपको पता चल रहा है कि कितनी देर बैठे हैं। सुबह उठते हैं, अभी बस एक चाय का कप पिया और निकला, बस जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर पहुंचा यहाँ पे, और इसके बाद देन हैव टू गो जैम सेशन है। अच्छा, आई जैमिंग सेशन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और ये बड़ा ट्रेंड इसका चल पड़ा है। अब तो वेडिंग्स में बड़ा लोगों ने ढोलकी छोड़ के जैमिंग पे आ गए हैं। जैमिंग पे आ गए हैं। हाँ। वो होता ये कि मैं एक ही पाकिस्तानी अवाम ने किसी को भी, सारे हमारे बहन भाई हैं, हमारे लिसनर्स हैं, इनकी वजह से आज हम हैं कुछ। आई रिमेंबर आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई वाज प्लेइंग इट ऑन ज्योमेट्री बॉक्स कीबोर्ड, हाँ। सो नोबडी नोज मी कि साहिल क्या है। उसके बाद आई कैन प्ले 9 इंस्ट्रूमेंट, रबाब, गिटार, माउथ ऑर्गन, ड्रम्स, कीबोर्ड, सब कुछ बजाता हूँ, और मेरे Okay। सो मेनी स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद, माशाल्लाह। पिंडी, एग्जैक्टली। और ऐसे सेशंस पे कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो डम 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 के साथ नाचने वाले हैं उनमें ज़ौक नहीं है म्यूज़िक का, तो वो ढोलकी वाला सिस्टम तो है ही है। ज़ौकदार वही होगा जो सुनेगा इसको बारीकी से, जैसे म्यूजिशियंस हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं। अब कहीं पे भी अगर मैं ये करना शुरू कर दिए, लोग डांस करना शुरू करते, तो वो क्या चीज़ है, वो ज़ौक नहीं एंड आई है। सी आपने वो पाँव की भी फील दी है ना, वो टैप के साथ। इतना मजे का वो बज आया है। ये चीज़ें होती हैं, आपको म्यूज़िक एक पूरा चैप्टर है। जैसे मैं आई वाज टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल्स एज वेल। मेरी एक बहुत अच्छे जानने वाली हैं सना, उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो मैं उसके पास गया तो वो बैठा, मोहम्मद नाम है, ही इज़ लाइक 19 years or 20 years, तो बैठा यूँ कर रहा, वो iPad पे यूँ कर रहा, उसकी मदर, हम सारे उसके पास गए, उसके सिस्टर्स गए, तो वो iPad पे छोटी सी डिंकी नहीं होती प्लास्टिक की, आप गाड़ी कर लें जो प्लास्टिक, वो iPad पे यूँ कर रहे हैं। हमने कहा ये ख़राब कर रहा है iPad। पास जाके हमने उसको देखा तो वो गूगल मैप खोला हुआ था, उसकी जो रोड्स थी ना उस पर वो गाड़ी चला रहा था। आप देखें उसका दिमाग कहाँ पे जा रहा है, कि गूगल मैप का वो उसमें खोला हुआ है, उसको फोकस किया हुआ है, उसमें जो रोड्स हैं, जैसे इस्लामाबाद की स्ट्रीट, वो रोड पे वो गाड़ी चला रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये म्यूजिक, इनका इलाज भी इसी से होता है, म्यूजिक ज़्यादातर तो म्यूजिक को रूह की ग़िज़ा ऐसे ही कहने दिया जाता है, और इसीलिए कैफे मागला की टीम ने एक सेगमेंट जो है म्यूजिक के हवाले से जरूर रखा होता है। तो इस सेगमेंट हमारा बढ़ रहा है जनाब अपनी क्लोजिंग की तरफ, और उस क्लोजिंग से पहले आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे साहिल? हमें साहिल तक ले जाइए जरा, ठीक है, ताकि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। जी तो जनाब मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम सिर्फ इस्लामाबाद का ही नहीं चेंज हो रहा, ओवरऑल अगर कराची की बात की जाए तो यूं कह लीजिए कि वहाँ पे तो गर्मी की आमद है। बल्कि बात तो वैसे ही कराची वाले जो बेचारे हैं बड़ा कम अरसा जो होता है वो थोड़ा सा ठंडे मौसम में गुजारते हैं। अच्छा, ये कराची का जिक्र मैं इसलिए करी क्योंकि रवा हफ्ते मेरा कराची जाने का इत्तफाक हुआ, और जब मैं कराची गई तो केटी बंदर का इलाका
जो है मैंने विजिट किया। अच्छा, ये जो गेटी बंदर है ये घारो कुछ लोग जानते होंगे, घारो का मकाम है इंटीरियर सिंध, अंदरून सिंध है, तो वहां से तकरीबन अंदरून से लेके उस तरफ तकरीबन ये 2 घंटे का कोई फासला बन जाता है। और अगर आप कराची से निकलते हैं मेन सेंट्रल कराची से तो तकरीबन ये 2.25 घंटे की ड्राइव बनती है, क्योंकि रास्ते थोड़े कच्चे पक्के हैं, कोई पुख्ता रास्ते इतने नहीं हैं जब आप बिल्कुल शहर से बाहर निकल जाते हो और अंदरून की तरफ जाते हैं। अच्छा, वहां जाने का एक बड़ा अहम मकसद था। अहम मकसद ये था कि जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं वो महकमा जंगलात सिंध की तरफ से एक डेलीगेशन ले जाया गया उस इलाके की तरफ। उस डेलीगेशन में जो थे मुख्तलिफ चैनल से एंकर्स हजरात मौजूद थे और कैफे माकला की टीम जो है, सुनू की फैमिली के मेंबर्स भी वहाँ पर उस डेलीगेशन का पार्ट बने। मी माई सेल्फ, मैं खुद मैंने उस इलाके को विजिट किया। उस इलाके को विजिट करवाने का मकसद क्या है और कितनी बड़ी तादाद में जो है वो प्लांटेशन की गई है मैंग्रोव्स की, और मैंग्रोव्स किस लिए ज़रूरी हैं किसी भी एक मुल्क में डेल्टा साइड पर अगर इनकी प्लांटेशन की जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुदरती आफात होती है कि जिस पर इंसान का जोर नहीं होता, लेकिन हम है ना अशरफुल मखलूकात, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सेंस दे रखी है कि हम किस तरह से उसी की दी हुई नेमतों से दूसरे मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो कैसा रहा कराची का विजिट, वहां पर किन किन से मेरी हुई मुलाकात, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कैसा दिखता है, इसकी इफादत क्या है, और इसके अलावा एक स्पेशल इंटरव्यू शर्जील इनाम मेमन साहब का, उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो हल्की फुल्की से कुछ उसके बारे में गपशप हुई, और सियासी टेम्परेचर जो इस वक्त मुल्क में पारा हाई है इस हवाले से जो उनसे बातचीत हुई। आप देखिए हमारा कराची से। बोट अब अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी है। मंजिल है हमारी मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, और वही फॉरेस्ट के जिसको आज विजिट करने का प्लान किया गया है महकमा सिंध जंगलात की जानिब से। और मिनिस्टर साहब क्योंकि खुद इस सारे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, सारे मामले को लीड कर रहे हैं, तो अभी चंद ही लम्हे में मिनिस्टर साहब से जो हमारी गुफ्तगू है वो भी हम करेंगे और उनसे बात करेंगे। डेफिनेटली कुछ भी इससे पहले भी मालूमात वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हमें दे चुके हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया गया है महकमा जंगलात सिंध की तरफ से, इसके दूरस नताइज क्या हो सकते हैं, और जो पहली किस्त पाकिस्तान को मिली है इस सिलसिले में उसके आने वाले दिनों में इकोनॉमी को क्या पॉजिटिव जो है उसकी कंट्रीब्यूशन उसमें हो सकती है, और साथ ही साथ ये भी कि जो यहाँ पर रहने वाले मकामी लोग हैं, जो मकामी आबादी है, इनकी जिंदगियों में भी कई सवालात छुपे हैं कि जिनके जवाबात आज लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो इस सिलसिले में इकट्ठी होने वाली रकम है इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के नतीजे में, उससे मकामी आबादी को आज क्या फ़ायदा हो सकता है, और आने वाले दिनों में महकमा सिंध जंगलात जो है वो इन लोगों की आबादकारी के लिए, इनकी बेहतरीन फलाह बहबूद के लिए क्या स्टेप्स उठाएगी। तो ज़रा आगे चलते हैं, मिनिस्टर साहब चूँकि खुद यहाँ पर बोर्ड में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फाइनली मिनिस्टर साहब इज विद अस टुडे, और उनसे जरा पूछते हैं कि जो गहमा गहमी जो इंतजाम उन्होंने किया है, क्योंकि मुल्क में एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सियासी मामलात, इकोनॉमी के इश्यूज जो हैं वो खासा जो है वो हमें उसमें हाइप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऐसे में ये इनिशिएटिव लेना जो कि ना सिर्फ मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान के एतबार से अगर हम क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इकदाम जो है वो उठाया गया। मिनिस्टर साहब, मकसद क्या था, विजन क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी कि इतने बड़े प्रेस डेलीगेशन को लेके आप ये डेल्टा विजिट हमें करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस है ना सिर्फ उससे हमें वाकिफ करें बल्कि इंटरनेशनली भी एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान को उभारने की आपकी बड़ी बेहतरीन काविश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़रूरी है कि जिस काम के लिए दुनिया आज पाकिस्तान को सराह रही है, सिंध के सूबे की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो एटलीस्ट आई थिंक बाकी दुनिया से पहले तो हम पाकिस्तान वालों को पता होना चाहिए कि वाकई हम काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारी रिकग्निशन हो रही है। हम 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुके हैं। हमने
दुनिया में कोई भी मुल्क हमसे मैंग्रोव्स में कम्पीट अभी तक कर सका है, ना ही मैं समझे कि करूँगा। जो प्रोजेक्ट हमें 5 साल में पूरे करने थे वो 3 साल में पूरे हो रहे हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है और तब से कर रहा है, 2008 से, जब लोगों को इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। बट बिकॉज द विजन बिहाइंड दिस केम फ्रॉम प्रेसिडेंट जरदारी। He had remained the environment minister. He knew the importance, the importance of mangroves, not just to the environment, not just to climate change, पर उसमें से रेवेन्यू किस तरह से जमा हो रहा है। Exactly. अच्छा, आपने भी रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से बात की। आपने बताया कि इस साल की जो किस्त पाकिस्तान को मौसूल हुई है वो $3.25 बिलियन है। ये बताइएगा, आपने कहा ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा है, अभी जो प्राइवेट पार्टनरशिप थी उसका पैसा अभी आना बाकी है। इर्द गिर्द की जो आबादी है, यहाँ के लोगों के भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। इनकी फलाह बहबूद के लिए महकमा जंगलात सिंध आने वाली रकम से आगे क्या नए प्लान शुरू करने जा रहा है? अभी भी हम जो है इस रकम के से आने से पहले भी जिस फर्म के साथ काम कर रहे हैं PPP मोड पर, हमने इनको एजुकेशन फैसिलिटीज दी हैं, हमने इनके हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं, इनको ट्रेनिंग दी है। इन्हीं लोगों को हम यहीं पर नौकरियों पे लगा के बैठे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो आप फॉरेस्ट गार्ड्स देखेंगे, इस प्रोजेक्ट के जो प्राइवेट लोग देखेंगे, दे आर ऑल द लोकल्स हियर। तो उनके बच्चों को भी पढ़ाई मिल रही है, उनको भी ट्रेनिंग मिल रही है। 3.25 बिलियन जो है सिंध हुकूमत को उसका शेयर मिल चुका है, और जो मैंग्रोव्स का शेयर है वो अलग से आना है। और पैसे तो ये डिस्कशन पे हैं ऑफकोर्स सिंध हुकूमत के, पर मैं समझता हूँ कि इसमें से खासा हिस्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर ही लगना चाहिए। सिंध के अलग अलग अजला में जो फॉरेस्ट हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, उन पर तो ऑलरेडी हमारे पास ठीक ठाक अमाउंट पेमेंट का प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आने वाला है। अच्छा मिनिस्टर साहब, एक और अहम पहलू ये कि पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने की हमेशा से बात होती है, और जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं इंतहाई खूबसूरत ये जगह है, और मेरे ख्याल से मैं नहीं और जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सबको अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए यहाँ पर ये मौका जरूर मिलना चाहिए। टूरिज्म पर्सपेक्टिव में महकमा जंगलात सिंध की तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा आने वाले दिनों में? वी आर वर्किंग नॉट इन द मैंग्रोव्स, पर जो सिंध के जो जंगलात हैं, ख़ासतौन हैदराबाद में जो बहुत फेमस हमारा जंगल है, वहाँ पे रिजॉर्ट भी हल्का फुल्का सा बना हुआ है। पुराने ज़माने के टालपुर जब जंग लड़ते थे तो यहाँ से आगे लड़ते थे। तो वी हैव दैट हाउस ओवर देयर, and I'm wanting to convert it into a good resort, but I don't want to do it on the money of the exchequer. I want to do it in a public-private mode. और कुछ लोग आए हैं मेरे पास, कुछ लोग आपके चैनल के तवज्जुह से भी आएंगे, I'm sure कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा एरिया हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये कितने रकबे पर मुश्तमिल है? देखिए, सिंध का जो ये बेल्ट है पूरा, ये 6,70,000 हेक्टेयर्स पर है। हेक्टेयर इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एकर्स, जिसमें से हम ऑलरेडी 2,60,000 लगा चुके हैं। 2,60,000 हेक्टेयर्स लगा चुके हैं। 5 साल का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें वी हैव टू प्लांट अ टोटल ऑफ 3,50,000 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव्स। तो वी आर ऑलरेडी डूइंग much more than we had to do, and we are going to finish the project much before the time we needed to finish it in. इंशाल्लाह, and we wish you very good luck. काफी सारे प्लान्स हैं महकमा जंगलात सिंध की जानिब से, मिनिस्टर साहब की तरफ से। We just hope कि आने वाले दिनों में ये तमाम मामला जो है वो पूरे हो। भीगना चाहती। मीडिया एंकर्स या फिर रिपोर्टिंग लाइफ, ये एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें अक्सर औकात हमारे अपने हमें कह रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लाइफ का हुस्न होती हैं और ये हमारे काम का हिस्सा होती हैं। अभी जो सब कुछ हुआ उसके बाद मिनिस्टर साहब भी भीग गए हैं, डेफिनेटली मेरे भी कपड़े गीले हो गए हैं, लेकिन काम तो काम है और काम हमें करना है और काम हमने आप तक पहुंचाना भी है। अगर इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है महकमा जंगलात सिंध की तरफ से, तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ काम के आड़े आनी नहीं चाहिए। इसीलिए रास्ते में हैं अभी हम लोग, और ये चूँकि एरिया हम लोग एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर मीडिया डेलीगेशंस में मौजूद एंकर्स, रिपोर्टर्स और मीडिया के दीगर फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ ही उस मकाम तक पहुँचेंगे जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बाकायदा तौर पर हमें बड़ी एक भरपूर बेल्ट में नजर आएंगे। तो साथ ही बना रहेगा इस सिलसिला। तब तक मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा रास्ता मजीद एंजॉय करवाएंगे अपने खूबसूरत खूबसूरत शॉट्स के जरिए।
और इस खूबसूरत हवा और समुद्री लहरों के साथ साथ हम लोग भी यहाँ से ये नज़ारा एंजॉय करते करते आपको वहाँ तक लेकर चलते हैं। आइए। जी, तो ले आए हैं हम आपको वहां जहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, खासी दुश्वारी का सामना हमें करना पड़ा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मिनिस्टर साहब जिस तरह से भीग गए पानी की लहरों में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इरादा पुख्ता हो तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो लिहाजा मंजिल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी जो यहाँ पर मीडिया हजरात हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, वो भी 1 बाय 1 बोट से निकलकर इस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए आपको इस खूबसूरत जंगल का नज़ारा करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मैंग्रोव प्रोडक्शन है, जो यहाँ पर प्लांटेशन की गई है, वो किस खूबसूरती के साथ कुदरत का जो हुस्न है उसे मज़ीद निखार रही है। तो देखते हैं यहाँ पर 4 अनवाع अक़साम के मैंग्रोव्स जो हैं उगाए गए हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइए ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जनाब, ये जो मनाजिर आप इसमें फुटेज में देख रहे हैं, ये सिर्फ खूबसूरती की हद तक ही महदूद होकर नहीं रह जाते, बल्कि इनसे कौन कौन से फ़ायदे हमें मिल सकते हैं ज़रा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये जो कि हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है, चाहे छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर, फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में दूसरे दरख्तों से खासे बेहतर हैं ये प्लांट्स। सबसे पहला फायदा तो ये है कि एक दरख्त की हैसियत से ये कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन का अखराज करते हैं, जो कि हमारा और जमीन पर मौजूद दीगर अनवा का सांस लेना मुमकिन बनाता है। माहिरीन ये कहते हैं कि मैंग्रोव्स के पौधे दीगर पौधों के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की 18% ज्यादा सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये निहायत माहौल दोस्त होते हैं, खास तौर पर कराची जैसे शहर के लिए जहाँ पहले से ही फजाई आलूदगी बहुत ज्यादा है। चलिए जनाब, अब जरा दूसरा फायदा ले लेते हैं। वो ये कि जमीन के कटाव और समुद्री तूफान से तहफ्फुज देने में मददगार साबित होते हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये जमीन के कटाव को रोकते हैं और समुद्र की तेज लहरों के खिलाफ एक कुदरती दीवार का किरदार अदा करते हैं। बताया ये भी जाता है कि साल 2000 तक मैंग्रोव्स के जंगलात बिल्डर और टिम्बर माफिया के हाथों सुकड़कर अपना ज्यादातर हिस्सा गवा बैठे थे, मगर साल की कोशिशों के बाद अब सिंध हुकूमत की तरफ से इस मामले की हसासियत को जांचते हुए एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान के पास दुनिया के 6 बड़े मैंग्रोव जंगलात थे, लेकिन मुसलसल कटाई की वजह से ये पाकिस्तान 8वें दर्जे तक चला गया। लेकिन अब सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई है और रिसर्च ये बताती है कि ये एशिया का 7वां और दुनिया का 18वां बड़ा जंगल है। आइए जनाब, तीसरा फायदा भी ले लेते हैं। ईंधन और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने में मदद देते हैं। इनकी एक और खुसूसियत ये भी होती है कि इनकी जड़ें छोटी मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए अफजाइश नस्ल की नर्सरियों का काम अंजाम देती हैं, मगर आलूदा पानी की वजह से अब ये नर्सरियां खत्म होती जा रही हैं। यहाँ पर मौजूद जो मकामी अफराद हैं वो ये कहते थे कि पहले इन चैनल्स में इतनी आबी हयात होती थी कि मकामी लोग इनका शिकार करके आसानी से गुजर बसर कर सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी महकमा सिंध की काबिलियत है कि अब मामला पहले से ज्यादा बेहतर और बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। अब जरा चौथा फायदा ले लेते हैं। वो फायदा इंतहाई इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमी के एतबार से बड़ी ही परेशानियों का सामना है। तो ऐसे में जो पार्टनरशिप सिंध की तरफ से कायम की गई थी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, उसके तहत $3.25 बिलियन का मुनाफा साल 2022 की पहली किस्त की सूरत में सिंध को मौसूल हुआ है। अभी यूं आगे चलकर जिंदगी में और भी बहुत से मुनाफे आना बाकी है। यूँ तो हम चाय रोजमर्रा जिंदगी में अमूमन पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, शाम भी पीते हैं, लेकिन किसी पुरफजा मकाम पर पहुंचने के बाद अगर चाय भी आपको मिल जाए और इसका तो खूबसूरत इंतजाम किया जाए तो उसके क्या ही कहने। चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट जनाब रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की इस एफर्ट की कि आप लोग मीडिया डेलीगेशन को यहाँ तक लेकर आए और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन तरीके से काम करे। स्पेशली मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगी इस गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को। सर, ये बताइएगा, कहा गया है कि यहाँ पर 4 किस्म के मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, उनकी अक़साम कौन कौन सी हैं और कितने अरसे से आप लोग यहाँ पर प्लांटेशन का काम कर रहे हैं? मैंग्रोव्स की यहाँ पे 4 अक़साम हैं, जिसमें राइजोफोरा मकरोनाटा, श्रियोप्स टेगाल, एजिसरस और एविसिलिया मेरिना। तो ये चारों हम ग्रो कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे।
मेजर स्पीशीज़ हमारी एविसिनिया और राइजोफोरा मैक्रोनाटा है। और ये सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेट 80s और अर्ली 90s से ये रेस्टोरेशन प्रोसेस हमने शुरू किया, और मुख्तलिफ जहाँ पे भी हमें सूटेबल लैंड्स मिली, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके हमने उनके साथ मिलके वहाँ प्लांटेशन की, और वो प्लांटेशन फिर सक्सेसफुल होती गई। अल्टीमेटली नाउ हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि वी आर द लीडिंग कंट्री इन रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो दुनिया ने इस चीज़ को माना है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पेस को और बढ़ाएं, और इसमें बाकी भी जितना एरिया रहता है वो भी हम इस रेस्टोर करें, ताकि फुल बेनिफिट्स हम ले सकें कम्युनिटीज़ के लिए और अपने मुल्क के लिए। अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन और खूब से खूबतर प्लांटेशन के साथ आपने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाले हैं 3 बार, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। ये बताइएगा, चौथा रिकॉर्ड हम पाकिस्तानी कब मिलकर तोड़ने जा रहे हैं? अब असल में हम वेट कर रहे थे 2018 के बाद, फिर हमारा जो है वो रिकॉर्ड किसी ने इम्प्रूव नहीं किया, तो हमने खुद ही अपना इम्प्रूव किया था, तो अभी तक नहीं है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि डिफरेंट तरीके से इसको फिर जो है वो दोबारा जो है रिकॉर्ड को कायम करें इंशाल्लाह। तो रियाज साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर 4 इकसाम के मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, और हर किसी की एक अपनी अफादियत है, अपनी खासियत है। कुछ फुटेज में हमने आपको दिखाए, कुछ इनके फ़वाइद हमने आपको दिखाए और सुनाए भी कि किस तरह से ये ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही हैं, बल्कि जो समुद्री नबातात हैं, जो कि स्पीशीज़ हैं, उनको भी किस तरह से एक साजगार और बेहतरीन माहौल फ़राहम कर रही हैं। पाकिस्तान आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से तमाम वजारतें अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से सर अंजाम देंगी, तो यकीन जानिए सिर्फ सिंध महकमा जंगलात ही नहीं, इसके मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हर एक वजारत भरपूर तरीके से परफॉर्म करते हुए पाकिस्तान को मईशत के भंवर से न सिर्फ बाहर निकालने में कामयाब होगी, बल्कि हम कहते हैं ना कि पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो ना सिर्फ माहौल दोस्त हों, बल्कि एक बिजनेसमैन के हवाले से भी उनकी जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ पॉलिसियाँ जो होती हैं वो माहौल दोस्त होने के साथ साथ इंटरनेशनली भी एक पॉजिटिव इमेज उभारने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो उन्हीं में से एक अहम किरदार अदा किया महकमा सिंध जंगलात ने। डेफिनेटली उनकी काविशों को हमें सराहा जाना चाहिए। और दूसरा ये कि वो लोग जो कि वेकेशन पर बाहर निकलने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, और टूरिस्ट हजरात जो कि दूर दूर हसीन हसीन खूबसूरत मकामात को घूमने फिरने के लिए अमूमन अपनी छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एनुअल लीव्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, यकीन जानिए यहाँ आइए, बहुत लुत्फ़ उठाएंगे आप, और ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा है कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी, तो फिर आपने देखा कि कैसे तैमूर तालपुर साहब को समुद्र की लहरों ने जो है क्या कहते हैं अपनी आगोश में ली, और मैं भी, कपड़े हमारे भीग गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन फिर भी काम तो काम है और काम करना ही है। और उसके बाद लेकिन ये मैं बता दूं, फिर हम सब ने लाइफ जैकेट्स पहन ली थी और ठंड बहुत ज़्यादा लगना शुरू होगी। तो बट एनीवेज आप लोगों ने ये सेगमेंट ज़रूर एंजॉय किया होगा। एक और सेगमेंट जिसके मैंने प्रॉमिस कर रखा था आपसे इस सेगमेंट से पहले कि शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने हमारी की मेहमान नवाजी जनाब, और उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो एक तासुर था कि शर्जील इनाम मेमन साहब थोड़े से में भी जो है वो थोड़ा सख्त मिजाज हो सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनकी ऐसी धुआंधार होती है। लेकिन यकीन जानिए अच्छा लगा उनसे बात करके, एक अच्छा मौका था। और मुझे तो, मैंने तो बाहर ही सेट लगवा दिया था टीम से कि यार लॉन में बैठकर जो है उनका इंटरव्यू करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस्लामाबाद में अभी मौसम कैसे और कराची में कैसे। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुलाकात होगी 1-on-1 शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ। मेरी सोशल मीडिया फैमिली ने तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो किया और उनको पता चल गया कि ज़रियाब जो है वो कराची के ट्रिप पर थी। वाकई ये काम कुछ ऐसा था कि काम भी था और काम के साथ कुछ मज़ा भी था। और हम लोग गए मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका मैंने आपको प्रॉपर सेगमेंट जो है वो पिछले उसमें दिखाया है ब्रेक से पहले। अब हम चूँकि आ चुके हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आपकी खिदमत में। तो अभी ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ ये अभी भी कराची का ही एरिया है, और रिक्वेस्ट की थोड़ी सी हमने मिनिस्टर साहब से, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब से, जिनके पास वजारत इत्तलात सिंध का कलमदान है, उनसे थोड़ी सी हमने रिक्वेस्ट की, जनाब मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन चंद अगर लम्हे आप कैफ़े मागला की टीम के लिए, मेरे टीम के लिए इनायत कर देंगे तो मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत खुशी होगी। तो कहते हैं कि सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने बगैर माथे पर बल डाले मुझे कहा कि ठीक है सर आप आ जाइए, कब आना है आपकी टीम ने। तो जनाब अब हम लोग पहुंच चुके हैं उनके पास, आइए मुलाकात करते हैं उनसे कि कैसा रहा है अब तक का उनका सियासी सफ़र। 4 बार वो रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बड़ी हुकूमतें आईं, बड़ी हुकूमतें गईं, और इन हुकूमतों में हमने देखा कि बहुत सारी सियासी शख्सियात ऐसी थीं जो कि जिन्होंने उड़ान भर ली, और दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनके
पिंजरे में जाकर अपना डेरा जमा लिया। और लेट्स सी इनकी वाबस्तगी इतनी स्ट्रांग क्यों रही है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आज तक इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंटैक्ट रखे हुए हैं। तो थोड़ी कैंडिड गुफ्तगू भी होगी, थोड़े हार्डकोर क्वेश्चन भी होंगे। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। शर्जील साहब, पंजाब के जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमने सबको देखा है पाए निहारियों के नाश्ते करते हुए, नान चने खाते हुए। हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, कराची में रहने के बाद आपका सुबह का नाश्ता क्या होता है? नहीं, मैं बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट लेता हूँ। अच्छा। 2 टोस्ट और उसके Okay. साथ ग्रीन टी। चाय मैं पीता नहीं हूँ, कभी नहीं पी चाय? मैंने ज़िंदगी में कभी चाय टेस्ट भी नहीं की। शर्जील साहब ने जिंदगी में कभी चाय को हाथ नहीं लगाया। नेवर इन माई लाइफ एंड एवरीबडी नोज। तो खैर 2 टोस्ट अच्छा। और उसके साथ जो है 1 ग्रीन टी, दैट इज इट। ये बस इतना मुख्तसर सा नाश्ता होता है। फिर उसके बाद ज़िंदगी में मज़ीद मामलात भी होते हैं तो बंदे ने कंटिन्यू करने होते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ज़रा आते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो स्टूडेंट लाइफ से किया, यू बीइंग पॉलिटिशियन। स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है, आप समझते हैं कि अब हमें ज़रूरत आन पहुंची है कि हमारे पास यूथ की आवाज़ हो बाकायदा तौर पर? पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या कोई इनिशिएटिव लेनी चाहेगी आने वाले दिनों में? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सपोर्ट की है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमेशा इनकरेज किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स को। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इनकरेज किया है। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, और अभी सिंध असम्बली ने बिल भी पास किया है कि जी सिंध की जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको ये इख्तियार होना चाहिए। यूथ पार्लियामेंट को हमने हमेशा इनकरेज किया है, नौजवानों की डिस्कशंस को, डिबेट्स को, इन सब चीज़ों को हमने इनकरेज किया। हम तो चाहते हैं कि जी क्योंकि अगर आपको ये अवेयरनेस होगी स्टूडेंट लाइफ में तो ही आप चीज़ों को समझ सकेंगे, तभी आप सही और गलत का फैसला कर सकेंगे। तब आप लोगों को पहचान होगी कि जी क्या सही है और क्या गलत है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हमने खुद भी की है और मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसने हमेशा इसको इनकरेज किया है। बिल्कुल, आपने देखा है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब खुद माशाल्लाह बड़े यंग लीडर हैं। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब वो बहुत सारे जलसों में, कैंपेन्स में सदारत कर रही होती है। एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि अगर आने वाले दिनों में मजीद आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट इस पर मिल जाए। 2008 से अगर हम देखें तो अब तक आप मुसलसल रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो रहे हैं और अभी आप खुद ही बता रहे थे ऑफ द कैमरा के ज़रा 3 बार आप वज़ारत इत्तलात का कलमदान संभाल चुके, 4 बार, और 1 बार बल्दियात की सदारत भी आपको करने का मौका मिला। फेवरेट वजारत आपकी कौन सी रही है? देखिए जी, मिनिस्ट्री कोई फेवरेट नहीं होती है। मिनिस्ट्री होती है जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपने ये काम करना है। डिपेंड करता है आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। मेरे पास बल्दियात भी रही, वर्क्स भी रही, इंडस्ट्रीज भी रही, इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट भी चला रहा हूँ और इंफॉर्मेशन भी चला रहा हूँ। मुझे इस वक्त ऑनेस्टली बताऊँ कि इतनी सारी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है काम करने में वो ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। Really? उसकी रीज़न ये है, और उसकी उसकी एक बेहतरीन मिसाल अभी हमने वो पिक बस की सूरत में भी देखी है। जी, उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा वो काम करें जो किसी ने ना किया हो। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पिंक बस शुरू की तो ये पाकिस्तान में पहली बस सर्विस थी। फिर मैंने कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी पूरी दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए ख़ास मखसूस बसेस हों। आपके बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें भी सिर्फ ख़वातीन के लिए बसेस नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया इसको पजीराई मिली। गल्फ न्यूज़ ने और द गार्डियन ने उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा अच्छे कलमात से पाकिस्तान को याद किया क्योंकि पाकिस्तान जो मुल्क है दुनिया में जिसको लोग पता नहीं किस नैरेटिव से पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिविटी जाती है। तो मुझे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ईवी बसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, आपको पता है ईंधन कितना महंगा है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इकॉनमी की क्या पोजीशन है। तो इन हालात में इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो शुरू करके चल रही है। ये सारे विजन जो है ये हमारे लीडर मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन्स हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप देखें कि इस चीज़ को आप कोई नई चीज़ करने जाते हो, कोई इनोवेटिव चीज़ करने जाते हो और आप कहते हो कि यार वी आर द नंबर 1 इन पाकिस्तान, वी आर द ओनली 1 इन पाकिस्तान, तो उसका फिर मज़ा कुछ और है। तो मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और नई नई सर्विसेज ला रहे हैं हम लोग। जो BRT है हमारी अभी ऑरेंज लाइन BRT है जो मतलब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे रखी हुई है, वो हमने हमारी स्टार्ट हो गई है। रेड लाइन BRT पे अभी काम हमारा चल रहा है, फिर येलो लाइन BRT लेके आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और नए प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को हमेशा। ऐसे कितने और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग है जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे? तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने जिस तरह कहा कि अभी EV बसेस चंद आई थी, अभी और ठीक है। एक हफ्ते 10 पिंक बसेस में वैसे शर्जील साहब इजाफा होगा आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ कि 27 या 28 को मैं नए 3 रूट स्टार्ट कर रहा हूँ पिंक बसेस के। पहले कराची स्टार्ट किया, कराची का एक रूट, फिर हमने हैदराबाद का शुरू किया,
अब मैं जो है नए 3 रूट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये खवातीन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि नो डाउट ये बस सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अगर रूल्स मज़ीद ज़्यादा कर दिए जाएं तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। चूँकि हम इससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, 2008 में आपको ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिला था और उसके बाद आप रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। ज़रा थोड़ा पीछे लेके जाइए, हमें बताइए कि आपने खुद उस टिकट के लिए कोशिश की थी या ये पार्टी का फैसला था? 2007 में जी मैंने खुद कोशिश की थी टिकट के लिए, अच्छा। और जब मैं थर्ड पार्ट का सिलेक्शन लड़ा तब ये उस वक्त बड़ी मुश्किल सीट समझी जाती थी। तो मैंने पार्टी को जब भी गुजारिश की वो किसी मुश्किल असाइनमेंट के लिए ही की, किसी इजी असाइनमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। और पार्टी की मेहरबानी है, लीडरशिप की मेहरबानी है, ख़ासतौर पे 2007 की मुझे टिकट जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी और उनका शुक्रगुजार, उन्होंने एतमाद किया और उनको भी ये उम्मीद थी कि ये अच्छी फ़ाइट करेगा शर्जील। और उसके बाद फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, फिर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पार्टी की लीडरशिप की हमेशा बहुत मेहरबानियाँ रही हैं। डेफिनेटली रही, और हम ये देख रहे हैं कि इतना अरसा हो गया है, आज भी आप लोगों की जो वाबस्तगी है वो इसी जमात के साथ हैं। वफाक में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां तब्दील भी की और पार्टी को छोड़कर आने वाली पार्टी जिसने हुकूमत बनाई उसके साथ उन लोगों ने अपना जो है वो दामन बांध लिया। क्या खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आज तक आपने ये कभी अहद ना किया हो या वो वादा खिलाफी ना की हो कि नहीं, अगर मुझे यहाँ पर वफाक में कोई वजारत नहीं मिली तो मैं वहाँ छोड़ भी सकता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए कभी सियासत करना मैं समझता हूँ कि ये खुद गर्ज लोगों का काम होता है या कम ज़र्फ लोगों का काम होता है जो किसी चीज़ के अगेंस्ट आप कोई सर्विस दे रहे होते हो। मैंने हर कोई इंसान कहता है कि जी मेरे पास अच्छे से अच्छा ओहदा हो। शर्जील साहब, बड़े बूढ़े कहते हैं कि वक्त निकल जाता है लेकिन बात हमेशा याद रहती है। आपको भी पता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर बदले की सियासत की जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में पीपल्स पार्टी के अपने मुखालिफिन भी कहते हैं कि आप लोग बदले की सियासत नहीं करते। अभी जब फवाद चौधरी साहब की भी गिरफ्तारी हुई थी, हमने हिबा को देखा, उनकी वाइफ को, बच्चों को देखा, बेनज़ीर शहीद को भी हम लोग देख चुके, किस तरह से भी छोटे बच्चों के साथ जाया करती थी। आपने कहा 21 महीने आप जेल में रहे हैं, कितना तकलीफ दे अमल होता है आपके लिए, तो होता ही होता है, लेकिन आपके अपने प्यारों के लिए, आपकी अपनी औलाद के लिए, आपके अपने वालिदैन के लिए अब जो जजमेंट है जिसमें मैंने अभी आपको बताया वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता कि अपने घर में अपने पॉकेट में डाल दो, जो भी आपके को कुछ बात बोले तो उसको वो जजमेंट दिखा दो कोर्ट की, वो बेल ऑर्डर दिखा दो, तो उनको बातें सुननी पड़ती है, पूरी फैमिली आपकी इस पर अफेक्टेड होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने इन चीज़ों को फेस किया है। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसको फेस किया, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप मोहतरम वहाँ फरियाल ताकुर साहिबा को जिस तरह उन्होंने इसको विक्टिमाइज़ किया, खुर्शीद शाह साहब को किया, आगा सिराज दुरानी साहब अभी 4 साल तक अभी भी जेल में बैठे हैं, बाकी तरह लीडरों ने किया, सब फेस कर रहे हैं। लेकिन 21 महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कोई बड़ी बात नहीं कर रही, कोई एक आंसू नहीं आया। यहाँ पे तो लोगों को 1 दिन में 2 दिन में क्या जेल सियासतदान को मजीद मजबूत बना देती है? सियासतदान को जरूर मजबूत बनाती होगी, अच्छा, लेकिन जो बरसाती मेंढक होते हैं हाँ जी, और या वो लोग जो कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो हमेशा बैक डोर से आते हैं, जिन्होंने कोई कोशिशें की नहीं होती, जिन्होंने जदोजहद की नहीं होती, उनको रुला देती है। ये कोशिश और जदोजहद की अगर बात हो ही रही तो जरा अर्ज मेरी ये भी सुनिए, फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया था अभी जब इलेक्शन वगैरह भी हुए, बिल्कुल कितना दुरुस्त था उनका कहना या फिर ये हवाई बातें थी? देखिए बात है, वो मैंने देखा था टीवी पे कि चौधरी साहब ने फरमाया था कि मेरे लिए और एक और मिनिस्टर साहब के लिए जो आए उन्होंने पैसे से बांटे जो किया, अच्छी बात है। मैंने उनको कानूनी नोटिस भेजा और उन्होंने ये भी कहा था चौधरी साहब ने, अगर आप उनका पूरा बयान देख लें कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू एक ट्वीट किया था, मैंने चौधरी साहब वी आर वेटिंग, जल्दी मुकदमा दर्ज कराएं। और मैंने कहा हम बेल भी नहीं कराएंगे, हम पंजाब में आ जाएंगे आपके पास गिरफ्तारी देने के लिए, हम बोले हमसे इन्वेस्टिगेशन करो। तो वही बात है ना कि वो बात कही जाए जो इंसान आप कर सकते हो। किसी पर अगर इल्ज़ाम लगाते हो तो किसी एविडेंस की बुनियाद पर लगाया होगा आपने, वो या तो एविडेंस लेके आओ, या उसके बाद आपने कहा कि हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, ईसीपी को भी लिखेंगे। तो ना ही पीटीआई ने ईसीपी को लिखा, ना ही पीटीआई ने मुकदमा दर्ज कराया, ना ही हम पे कोई एफआईआर कटवाई। और फिर उसके बाद मैंने उनको बता दूं आपके चैनल के थ्रू कि मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा है, अभी उसका जवाब नहीं आया है। ओके, मैंने भेजा जी आपने मुझे इल्जाम लगाया कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है। ये आपने जमात को लीगल नोटिस भेजा या फवाद चौधरी साहब को लीगल नोटिस भेजा? चौधरी साहब को लीगल नोटिस मैंने भेजा था, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा कि जी आप जो है जवाब दें कि जी आपने जो है हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आप साबित करें आप। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या, इमरान खान के आने के बाद जो सबसे बड़ी मेहरबानी हुई, झूठ को इतनी पजीराई मिली है कि आप कोई भी किसी पे झूठ बोल दें। बैठे हुए कभी बोल दिया जी मुझे अमेरिका ने निकाला, फिर मुझे बैरून साजिश से निकला, फिर कभी कहा कि जनरल बाजवा ने निकाला, फिर बोलते मोहसिन नकवी ने निकाला, कभी बोले जरदारी साहब ने निकाला, कभी बोले किसने निकाला।
बस झूठ बोलते जाए ना बस, कोई झूठ बोलने पे कोई कतरन नहीं है। तो खिताब करते हैं, आज एक दिन झूठ बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोलते हैं, तीसरे दिन दूसरा बोलते हैं। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरे शेप में नौजवान नस्ल को गंदी जबान देना, एक बुरा कल्चर देना, मतलब वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, पोलराइजेशन की तरफ लेके जाना, दिस वॉज गिवन बाय द इमरान खान। अच्छा, कहा कि जा रही है पोलराइजेशन सर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ नहीं रहा। आपकी असेसमेंट क्या है? आपको लगता है हम आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? मैं समझता हूँ इंतखाब होंगे, टाइम पर होंगे और जल्दी होंगे, और उसके लिए सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। आप बिल्कुल तैयार हैं? पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। यूथ को किस तरीके से इंटैक्ट रखेंगे आप? क्योंकि खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि इस बार हम आप लोगों का सिंध से सफाया करेंगे, लेकिन जवाब मिला उन्हें जो बल्दियाती इंतखाबात का सेकंड फेज था। बट स्टिल अगर कराची में वो शहरी आबादी को थोड़ा सा इंटैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो अंदरून सिंध है या फिर जो गोट की सियासत है वो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से कर रखी है। देखिए सिर्फ रूरल की बात नहीं है, आप सिटीज में देखें, इमरान खान साहब को भी बहुत मलीर में जबरदस्त किस्म की शिकस्त मिली। बल्दियात में भी, बल्दियात पूरे शहर में हुए थे, उसमें भी पीटीआई को तीसरा नंबर मिला, और पीपल्स पार्टी से आधी सीटों पे भी पीटीआई नहीं थी। तो सिंध में जो भी चैलेंज करें हमें कबूल है, और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरे पाकिस्तान में उनको चैलेंज करें। जेल भरो तहरीक के बारे में क्या कहेंगे? जेल भरो तहरीक नहीं है, वो खान साहब ने बस वो कहते हैं कि वही बात कह देते हैं, फिर करने की हिम्मत नहीं होती है। अब कह बैठे थे, कह बैठे थे तो कुछ लोगों की कुर्बानी देनी थी, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां देनी थी। टोटल 70 लोगों ने पंजाब में गिरफ्तारी दी हैं, बाकी लोग चले गए आगे मेहनत सनत करके। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब शुरुआत करें। चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट विद बिगिन विद आपको अपने घर से, तो खान साहब ये शुरुआत करें अपने घर से, खुद आए गिरफ्तारी दें। वो तो पीडीएम की किसको कहते हैं ना कि ऐसी स्ट्रेटजी जो कि खुद उन्हें उल्टी पड़ी। माहिरीन सियासत कहते, मैं नहीं कह रही। खान साहब तो जमानत करवा के चले गए और इतने लोग उनके साथ आए। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि बाज़ औक़ात पीडीएम के चंद फैसले ऐसे हैं जो खुद खान साहब को मजीद पॉपुलर करवा देते हैं? अरे बताएं कितने लोग थे आपस की बात? कैमरे की आंख में तो सब कुछ हाँ नहीं, रहेगा। आपके सबने कैमरा दिखाया ना। मेरे आपसे एक सवाल है, कितने लोग थे? इतने लोग तो जरूर थे कि जिन्होंने खान साहब को ले जाने पर वहां पे मजबूर कर दिया। कैमरा पे मुझे ये दिखाएं, कैमरा पे कितने लोग नजर आए? सर काउंट तो कोई नहीं ना दे सकता आपको, गिनती नहीं, लेकिन एक उसको कहते हैं कि लश्कर का लश्कर था जो कि आया। अच्छा, मैक्सिमम मैं बहुत हायर साइड पे जा रहा हूँ, खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ। 5000 आदमी थे। लेकिन जमानत तो होगी ना, चले के जमानत उनको खास लाडले तो हैं खान साहब। मैं कहता हूँ मैक्सिमम बहुत ज्यादा उनको लेवरेज दे दिया। 5000 आदमी थे। मुझे आप कल बताएं कहाँ पे 5000 आदमी जमा करना है? 10,000 करके दूं आपको, 15,000 करके दूं, 20,000 करके दूं। खान साहब ने जलसा किया था एक पिंडी में, जी जी जी, जब आए थे इस्लाम अलावर से। मैंने उस दिन एक और छोटा सा सोशल मीडिया पे मैसेज दिया था। मैंने कहा जी मैं विद इन 48 आवर्स अपने तहसील अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा करूंगा, इससे बड़ा होगा। मैंने कहा वो रिकॉर्ड सब ट्विटर पे मेरा फॉलो कर लें, आप निकाल भी दीजिएगा, उसमें उसकी फुटेज भी निकाल लीजिएगा, इसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लीजिएगा। 48 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह जितना खान साहब ने जलसा किया था उतना मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा किया था। वो ताकत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एज अ वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी मैंने कहा कि कोई सेंट्रल लीडर नहीं होगा, मैं अकेला हूँगा और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा करूंगा। ये जब आपका रिसेंटली हैदराबाद का जलसा था, जी नो डाउट बहुत बेहतरीन जलसा था ना। तो आप उसकी फुटेज दिखा भी दीजिएगा और मैं आपको भी भेज दूंगा। मसला ये कि बंदे जमा करना निकालना, मतलब मुझे अभी बोले आप 15-20 हज़ार आदमी यूँ आपको पूरा मुल्क हिला के दे दूंगा, आपको नजर आ जाएगा। बहुत बड़ा आदमी हो तो 15-20 हज़ार, तो 5,000 आदमी लाहौर शहर में निकल के खान साहब के लिए मैं जो बहुत बड़ा, मैं उनको एक्स्ट्रा माइलेज भी दे रहा हूँ। मेरे साथ 2-3 हज़ार से ऊपर बंदा नहीं था। चलो, और कोर्ट के एक एरिया होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी जी। आप अगर इस गार्डन में और पार्किंग में देख लेंगे कितने बंदे आएंगे, 200-300 बंदे आएंगे उसमें, फुल भर देंगे 400 बंदे आ जाएंगे। तो उसका भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे रेडियस की कि कितना रेडियस था, और आप ड्रोन फुटेज ले लें, सीसीटीवी फुटेज ले लें, 4-5 हज़ार आदमी, मैं बहुत ज्यादा हायर साइड पे जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा शो था, खान साहब को मुबारक हो। लेकिन खुद जब आप जेल भरो तहरीक चलाते हैं तो आपको बेल नहीं लेनी चाहिए। आप इतनी इखलाकी जुर्रत रखें, हिम्मत करें, आप बेलों को छोड़ें, आप बोले जी मैं हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। हम भी फेस कर रहे थे ना, हम भी फेस कर रहे हैं ना, आप भी करें। लास्टली बस हम लोग कुछ मजीद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत हार्डकोर होगी गुफ्तगू, थोड़ा सा लाइटली मैं पूछ लेती हूँ। ब्लू आज आपने पहन रखा है, क्या फेवरेट कलर यही है या कभी पता हो कि आज कोई स्पेशल इंटरव्यू होना है तो चले ये वाला कलर निकाल कर पहन लेता हूं? मैं मीटिंग थी अर्ली, तो अच्छा। मीटिंग के लिए मैंने कोई तैयारी की हुई थी और उसी तैयारी के साथ आप आ गए। बिल्कुल। अगर आपको आज वेकेशंस मिले, कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? आई विश कि वेकेशन मिले, लेकिन फर्ज करें मिल गए शजील साहब, एक हफ्ता आपके पास जाए जाके घूम अच्छा, कर मैं आ बताऊं जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ। जो रिसेंटली मेरे एक थोड़ी तबीयत खराब थी, जी बिल्कुल।
और मुझे स्टेंट्स वगैरह भी लगे थे। ऐसे तो ही। मुझे पार्टी लीडरशिप ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुम जाके वेकेशन करके आओ। वेकेशन में मैं इधर ही रहा, मैं दिल ही नहीं जा रहा था कहीं खाने का, क्योंकि मेरा दिमाग और माइंड सेट जो है ना वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है। मैं कोई ये नहीं कि कैमरा में आके कोई बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जी मैं बहुत बड़ा जी एक प्रोफेसर किस्म का आदमी हूँ कि जी मैं काम से मुझे बहुत लगा हुआ, लेकिन मेरा मेंटली तौर पर मैं अपने काम में इतना एंगेज रहता हूँ कि वो वेकेशन का वो कॉन्सेप्ट ही बहुत कम है। बच्चे गिला शिकवा करते हैं कि बाबा आप टाइम नहीं देते। बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा लाडला कौन है? बच्चे सारे लाडले होते हैं, बेटियां ज्यादा लाडली हैं बेटे? मेरे ख्याल से दोनों बराबर होते हैं। किसी को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं आप? नहीं, वैसे ही नेचुरली है कि सब लाडले होते हैं। सब लाडले हैं। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन अब वो फूडी है? बहुत ज्यादा फूडी था। अब उस प्रोसीजर के बाद जो ना अब मुझे अब तो मुझे procedure कह हुआ है, दिया हाँ। गया है जी कि आप किसी किस्म का मीट नहीं ले सकते, ओहो, योगर्ट नहीं ले सकते, ओहो। मिल्क नहीं ले सकते, तो अब सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकता हूँ मैं। मतलब सिर्फ ये सब्जियों पे मामला चल रहे हैं बिल्कुल आपके? वेजिटेरियन कर दिया मैं। क्या खाना फिर मिस करते हैं कि खुदा का वास्ता थोड़ा सा खिला दो? बस बारबेक्यू वगैरह मिस करता हूँ। बारबेक्यू अच्छा। वगैरह मैं बनाने का भी शौकीन हूँ, खाने का भी शौकीन हूँ, उसको मिस करता हूँ। लास्टली कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने मुखालिफिन को देना चाहें? मैं समझता हूँ जो मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा, चाहे वो पार्टी में हैं, पार्टी से मुखालिफ हैं, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी नहीं हैं, कि बराए मेहरबानी अब नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें। और पाकिस्तान अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अब मज़ीद नफ़रत की सियासत करे, पोलराइजेशन करे। अपने प्रीवियस जितने भी इख्तलाफात हैं सबको दफन कर दें, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आइंदा नस्ल जो है ना वो आपको और हमें देख रही है। ऐसा ही है। आइंदा नस्ल को आप ये मैसेज नहीं दे सकते कि जी मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है। और जब आप कोई गलत बात कहते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो वो नीचे तक ट्रिगर करता है और फिर वो नफरतों में बदलता है, फिर वो वायलेंस की तरफ बदलता है। तो हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी करें, सब इख्तलाफात को भूल जाएं। कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा न खासा ज़ाती पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील ना करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको ज़िंदगी में नफ़रतों को कम करें और मोहब्बतों को बढ़ाएं, और किसी किस्म की जो भी आपकी प्रीवियस ग्रजेस हैं, इख्तलाफात हैं या कोई स्कोर्स भी हैं, तो माफ़ कर दें। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बेशक। ज़्यादा बेहतर जो है वो महसूस करता है। बराए मेहरबानी ये एक अच्छा मैसेज सारे पाकिस्तानियों के लिए है, और अगर कहीं से इसकी शुरुआत करनी है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो अगर कुछ सारी चीज़ें छोड़ के, अगर सारी चीज़ें छोड़ के भी मुझे अगर इस मकसद के लिए काम करना पड़े, आई एम विलिंग टू डू दिस। यही खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि मैं खुद भी कहती हूँ इतना कोई तजुर्बा नहीं है, 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन अमूमन ये देखा और महसूस किया कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो शाइस्ता ज़बान का जो है वो इंतखाब करती है, थोड़ी महज़िब रहती है अपने अल्फाज को चुनाव करते हुए भी। बहुत ऐसे लीडर्स हैं कि जिनकी मैं हमेशा से मौतरफ रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। कारा साहब को बड़ा पसंद किया, शरीर रहमान साहबा को बड़ा पसंद किया। पहली मुलाकात है मेरी शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ, एंड बिलीव मी कि बड़ी ही खूबसूरत मुलाकात रही है, और ये मुलाकात सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। धूप इस वक्त बहुत है, मैंने कहा था मुझे लगा था इस्लामाबाद जैसा मौसम होगा तो शर्जील साहब को हम थोड़ी सी तकलीफ देंगे बाहर बैठने की, लेकिन इस गर्मी में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया, ये हम सबको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, माय थैंक यू। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तहजीब का दामन हाथ से मत छोड़िए, अपनी गुफ्तगू में जो है वो पॉजिटिविटी दिखाइए, और दुनिया को अगर आपने मैसेज देना है तो आप अपने अखलाक के थ्रू ही दे सकते हैं, अपनी मोहब्बत के थ्रू ही दे सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिविटी का मैसेज आपने पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है, और जिसका आपने कहा कि इसका आगाज़ अगर मुझसे होता है तो मैं ये आगाज़ करने को तैयार हूँ। डेफिनेटली इस अमल को सराहे जाना चाहिए। तो इस छोटे से मैसेज के साथ, इस खूबसूरत याद के साथ, कराची के साथ सफ़र हुआ यहीं पर तमाम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले फिर दूसरे एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त, कैफे मागला की टीम को दीजिए कराची से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।